सिट डाउन। कैसे हो, ठीक हो? कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ, हो गया है। सब लोग नोटबुक अपने सामने रखो। बाकी लोग कहाँ चले गए? चलो बेटा, तो नोट्स चेक करूं कि रहने दो? सब लोग बस सामने रखो, जल्दी जल्दी मैं चेक कर लेता हूँ। 2 मिनट। 5 मिनट। देखो, आपके लिए एक दो क्वेश्चन लाया हो बेटा। ये लॉ ऑफ मल्टीपल पे है। तब तक इसको ट्राई करिए बेटा, हो जाएगा ना? लॉ ऑफ मल्टीपल में क्या होता है? व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म टू कंपाउंड, दैट टू कंपाउंड मास रेशियो, एक फिक्स्ड होता है, दूसरा नॉट फिक्स। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, सोचिए थोड़ा सा। अच्छा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पूछ रहा है क्या? तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, मुझे लगा लॉ ऑफ मल्टीपल का। चलो एक बार नोटबुक जल्दी से, मैं आ रहा हूँ सबके सामने, बस फटाफट उसमें देख लेता हूँ। हो गया बेटा? होमवर्क वाला कॉपी कहाँ है? अब तक सबसे अच्छा नोटबुक मैं वही देखना चाह रहा हूँ। पूरा है? होमवर्क? होमवर्क कंप्लीट है बेटा? इधर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, और इधर आप बेटा पेज पलटो। इधर जल्दी से सब लोग निकाल के रखो ना। लास्ट, लास्ट टॉपिक नहीं लिखा? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में चेक करूंगा। देखो थोड़ा सा ना समझदार बनो, ठीक है? इससे अपना थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो हम क्यों, ये पहले से ही तुम थोड़ा सा, कभी भी नोटबुक चेक हो सकता है, ठीक है? जिस दिन पिटाई करने का मन करेगा उस दिन चेक कर लूंगा। आज मन नहीं कर रहा है। अभी चाहूँ तो किसी भी बच्चे का, बस एक दो बच्चों को छोड़ दो तो सबका इनकम्प्लीट है। नोटबुक कंप्लीट है तो होमवर्क कॉपी नहीं कंप्लीट है, अगर होमवर्क कॉपी कंप्लीट है तो चलो, तो जिस दिन पीटना रहेगा उस दिन चेक करूंगा, अभी छोड़ देते हैं, आज पीटने का मन नहीं है। अब कोई बातें नहीं। तो बेटा देखो, लास्ट टॉपिक अपना था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देयर आर 6 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो पहला होता है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसमें एक्सेप्शन होता है न्यूक्लियर चार्ज, साइंटिस्ट लेवोजियर। सेकेंड इज द लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है बेटा बताओ? कोई भी कंपाउंड जिसका कंपोजिशन फिक्स है, ठीक है? इसका साइंटिस्ट का नाम बताओ, प्राउड। एक्सेप्शन नॉट अप्लीकेबल फॉर आइसोटोपिक एलिमेंट। थर्ड जो था, दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल गिवन बाय जॉन डाल्टन। अब उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल में क्या होता है? जब कोई भी दो एलिमेंट होता है, दो एलिमेंट से दो कंपाउंड बनाते हो। अब दोनों कंपाउंड का क्या होता है? मास रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड। एक फिक्स्ड होता है, दूसरा मल्टीपल होता है। क्लियर बच्चा? सबसे इंपॉर्टेंट यही है।
फिर उसके बाद जो फोर्थ था, बोलो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली 3 एलिमेंट से 3 कंपाउंड बनाओ, फिर उसके बाद उसको नंबरिंग करो। कंपाउंड 1 और 2 का मास रेशियो तीसरे के या तो इक्वल हो जाए या तो मल्टीपल है। फोर्थ इज द गेल उसेक लॉ। गेल उसेक में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें क्या होता है कि जब गैसेस ऑफ वॉल्यूम को हम लोग मिक्स करते हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बनाता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे N2 + 3H2 इट गिव्स टू 2NH3। तो अब देखो N2 मतलब 1 मोल इसका हो गया, और उसके बाद H2 का, तो 2 मोल इधर हो गए, 4 मोल इधर हो गए, तो आपस में सिंपल है। जस्ट देख लेते हैं। N2 + 3H2 इट गिव्स टू 2NH3। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या चेक करना है, गैसियस रिएक्शन है कि नहीं है। गैसियस रिएक्शन है। अब उसके बाद इनका रेशियो, तो ये देखो 1 रेशियो है, इसका 3 रेशियो और इसका 2 रेशियो। अब इसको कंबाइन करोगे तो 1 + 3 कितने, 4, और ये कितना, 2। तो ये 4 और 2 मतलब 2:1, ये आपस में सिंपलेस्ट रेशियो बनाता है। डन बेटा। चलो, तो आज का टॉपिक है अवगाड्रोज लॉ। एक बचा हुआ था, उसको भी कर लेते हैं। अवगाड्रोज लॉ। अवगाड्रोज लॉ गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम बताओ, इसका पूरा नाम। अब लिखो दिस लॉ, पॉइंट नंबर 1, दिस लॉ इज applicable for ideal gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू NRT। ये पहला पॉइंट होता है। दिस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू अवगाड्रोज लॉ, अकॉर्डिंग टू अवगाड्रोज लॉ, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, according to Avogadro's law, volume of gases contain equal number of mole, equal number of mole। अब इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम को हम लोग V से डिफाइन करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल होता है एट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको देखो कैसे डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से, एक दो बच्चे बाहर रुक गए, उनको लगा कि नोटबुक चेक होगा, लेकिन ये बहुत गलत चीजें हैं। देखो ये सब चीजें भी लर्निंग फेज, कभी भी छोटी छोटी चीजों के लिए अपना बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए।
अगर पिटाई भी अगर एक आध डंडे हो जाती है तो क्या दिक्कत है, लेकिन क्लास सोचो कि इसको घर पे तुम पढ़ पाओगे, इम्पॉसिबल है। यही सब देखो, अपने को नई नई चीजें, भी फर्स्ट टाइम चीजों को कर रहे हो तो तुमको एक दोनों, एक तो पढ़ाना भी है, उसके साथ साथ आपको एक अच्छी हैबिट भी देना बहुत जरूरी है। तुम उनको लगा सर पीटेंगे, सर खड़ा करेंगे, सर डांटेंगे, मतलब उसके लिए पूरा लेक्चर नुकसान 1.5 घंटे का। हम्म। क्या हुआ? हम्म। नहीं, हम नहीं आएंगे। 11th वाले बच्चों को ना बहुत मतलब प्यार से आगे बढ़ाना पड़ता है। मतलब सोचो ना, इनकी सोच देखो। सर नोटबुक चेक करेंगे, आज क्लास ही बंक मार देते हैं, अरे भाई। हम्म। चलो देखो, अब बेटा देखो, तुमको पता चल गया कि ये जो होता है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल के इक्वल होता है। तो देखो, इसको पीवी इक्वल टू एनआरटी से करते, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो ये प्रेशर 1 V1, ठीक है, और ये N1, R और T ये सबके लिए कॉमन, P1 V1 इक्वल टू N1 RT। इसमें क्या कॉमन ले रहा हूं मैं? R और T, ये कांस्टेंट। आ जाओ बेटा। चलो, अब उसके बाद देखो, मैं एक दूसरा ले रहा हूं, दिस इज द P2 V2 इक्वल टू N2 RT। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा देखो, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं पुट करूंगा तो P1, नहीं वॉल्यूम के केस में कर रहे हैं ना, तो जो होता है V1/V2 इक्वल टू N1/N2, यही अवोगाड्रो, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल, इसी को बोलते हैं अवोगाड्रो। अब देखो बेटा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, पहले ही बोल दिया हूं। अवोगाड्रोज लॉ मतलब क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, आपका जो है वॉल्यूम जो होता है नंबर ऑफ मोल के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? चलो मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं। एक इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, अपने आप चीजें समझ में आ जाए। हो गया बेटा? चलो, एक क्वेश्चन लिखिए तो बेटा। क्वेश्चन है, विच लॉ विल फॉलो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें बोल रहा है कि आपको ए गैस कंटेन contain 4 mole with with 2 atm pressure, 2 atm pressure at at 27 degrees centigrade. Find volume of given substance. Volume फाइंड वॉल्यूम ऑफ गिवन सबस्टेंस। देखो, पहला क्वेश्चन है, मैं ही सॉल्व करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, ये कौन सा लॉ को फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गैस कंटेन इक्वल, एक गैस कंटेन 4 मोल, a gas contain 4 mole with 2 atm pressure at 27 degree centigrade. Find volume.
तो बेटा देखो, इसमें देखो प्रेशर भी यूज हो रहा है, अब उसके साथ साथ मोल भी यूज हो रहा है, टेम्परेचर भी यूज हो रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से हो जाएगा सारा टर्म्स। बोलो, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एन आर। तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। अब उसके बाद देखो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4। आर की वैल्यू देखो बेटा, वो वाला कॉन्सेप्ट याद करो, अगर एटीएम में देगा प्रेशर की वैल्यू तो आर इक्वल टू 0.0821, याद है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन में करने के लिए 300। समझ में आया? डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में करना है तो +273 कर दो, डिवाइडेड बाई प्रेशर। प्रेशर कितना है बेटा? 2। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? दो दूना चार, तीन 600, 600 इंटू 0.082 करो, कैलकुलेशन करो जल्दी से। कितना आ रहा है? किसी का नहीं हुआ? हाँ बेटा, कितना आ रहा है? 2, और ये हो जाएगा 600। 600 इंटू 0.0821, कितना आ रहा है? 49.26। 49.26, वॉल्यूम है तो लीटर। अब ये देखो, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहा, बोला कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, तो कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है? अवोगाड्रोज लॉ। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन आता है। तो बेटा देखो, ये हमने लॉ देख लिए हैं। अब इसमें छोटे छोटे टर्म्स यूज होते हैं, एक बार वो करा के, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये नाम सुने होंगे तुम लोग, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स कर लो। चले नेक्स्ट पे। हो गया? चलो नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, बातें नहीं बेटा। इसमें जो सबसे पहला टर्म्स होता है, एटॉमिसिटी। ये तो देखो पहले से बता रखा है मैंने। एटॉमिसिटी का डेफिनेशन क्या होगा? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ये छोटे छोटे टर्म्स है, जल्दी जल्दी लिखते चलो। अब एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, H2SO4 है, इसमें टोटल एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा तुम बताओ? टोटल एटॉमिसिटी 7। हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? 2। अब सल्फर का कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 4। ये पहला टर्म्स हमने डिफाइन किया। एटॉमिसिटी होता क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो प्रेजेंट होते हैं उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। ये पहला डेफिनेशन, अच्छे से सब लिखते चलो नोटबुक। एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड।
एग्जाम्पल H2SO, टोटल एटॉमिसिटी इज द 7, हाइड्रोजन का 2 एटॉमिसिटी, सल्फर का 1, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, पूछना है कुछ? हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्या? तेज चल रहे हैं? अरे ये सब बेसिक चीजें हैं। फास्ट चल रहे हैं? चलो ठीक है, एकदम नर्स। नेक्स्ट, लिख लिया बेटा? पहला एटॉमिसिटी आपको समझ में आ गया। सेकेंड इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पता है, लेकिन इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। सेकेंड हेडिंग इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है बेटा, लिखो, द मास ऑफ an atom, the mass of an atom which is represented, which is represented in AMU or U. It is represented in AMU या U. AMU का मतलब लिख लो बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, और U जो होता है इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है द मास ऑफ एन एटम। किसी भी एक एटम का जो मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एएमयू या यू में। तो एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यू का मतलब होता है यूनिफाइड। अब एग्जांपल लिखते हैं। तो देखो, जितने भी एटॉमिक मास है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन एक तरह का एटम है, इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12। तो 12 AMU या फिर यू। फिर उसी तरह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोलो 1। फिर उसी तरह ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना? 16। तो ये AMU, यस, AMU, एटॉमिक मास। लिखने चाहो तो बहुत सारा लिख सकते हो। लिथियम, लिथियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 7। हीलियम का 4। फिर सल्फर का 32। फिर उसके बाद जेडन का बोलो 60। Fe का बोलो 50। 26 होता है तो 56, 52 होता है ना, 52। Cr, क्रोमियम 20। 24 तो एटॉमिक नंबर होता है, 48। ये सब लिख लो। हीलियम, ये सब एग्जाम्पल में लिख लो, वैसे तो तुमको पता ही है सब। लिथियम का 7 एटॉमिक, सब में एएमयू होता है, यूनिट इसकी एएमयू। 7 एएमयू, ये 4 एएमयू, एएमयू। एएमयू भी लिख सकते हो, यूनिफाइड मास। सब में लिख लिया बेटा? एएमयू अभी रिसेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। पहले, इसके पहले यूनिफाइड मास करते थे। एटॉमिक मास हो गया। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर मास। लिख लो बेटा, तो एटॉमिक मास का द मास ऑफ एन एटम विच इज रिप्रेजेंटेड इन एमयू या यू। अब ये इतने सारे एग्जांपल लिख लिए। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलर मास। लिख लिया? मॉलिक्यूलर मास मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का मास,
द सम ऑफ मास नंबर, इसका डेफिनेशन लिखिए। द सम ऑफ मास नंबर ऑफ एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड, कंपाउंड, ये पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, it is it is represented in gram, it is represented in gram। जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। अब बेटा देखो, जैसे CO2 है, एक कंपाउंड है, एग्जाम्पल CO2 है, तो कार्बन का कितना होता है बोलो, 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 मतलब 32, तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो ये उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। फॉर एग्जाम्पल H2O, तो H2O, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 16, तो ये कितने हो जाएंगे 18 ग्राम। HCl कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो H का 1 होता है, Cl का 35.5, तो दिस इज द 36 ग्राम। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो छोटे छोटे डेफिनेशन है बेटा, एकदम अच्छे से लिखते चलो। अब आ जाते हैं ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग इज द ग्राम एटॉमिक मास। पॉइंट नंबर 3, ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या। चले बेटा नेक्स्ट पेज पे लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग इज द ग्राम एटॉमिक मास, GAM। इसका डेफिनेशन लिखो, द एटॉमिक मास विच इज रिप्रेजेंटेड, फिर बातें हो रही है, विच इज रिप्रेजेंटेड, विच इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। कोई भी एटॉमिक मास अगर तुम ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन है, तो कार्बन का 12 AMU होता है, यही होता है बेटा, लेकिन AMU की जगह हम क्या कर लेंगे ग्राम, तो ये किस में हो जाएगा 12 ग्राम। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम। कोई भी एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ये उसका एटॉमिक मास है, 12 MU इज द एटॉमिक मास, 12 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास। ये दोनों में डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 16 MU अगर लिखोगे तो वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, लेकिन 16 ग्राम लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो ये डिफरेंस होता है, ये भी लिख लो। ऑक्सीजन मतलब 16 AMU, तो ये एटॉमिक मास हो गया। अब ये 16 ग्राम, तो ये हो गया तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास, GAM, और इसको बोलते हैं एटॉमिक। नेक्स्ट हेडिंग इज द फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास का भी डेफिनेशन लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज द फॉर्मूला मास। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे। अरे आज तो डायरी भूल गया, देख डायरी नहीं लाया ना, तो
हाँ, बैठो। अब आ जाते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, ये देखो बेटा थोड़ा सा अच्छा वाला टॉपिक है। वो पूछेंगे फॉर्मूला मास, जैसे NaCl हो गया, इसका फॉर्मूला मास बताइए। CaCl हो गया, इसका फॉर्मूला मास। तो बेसिकली फॉर्मूला मास जो होता है, पॉइंट नंबर वन, दिस कॉन्सेप्ट इज applicable, बस हो गया, अब आ जाओ इधर। दिस कॉन्सेप्ट इज applicable फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, ये जो फॉर्मूला मास का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें कैटायन हो उसके साथ साथ एनायन। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है, बातें नहीं बेटा, क्या क्या होना चाहिए? एक तो कैटायन होना चाहिए, उसके साथ साथ कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले जो फॉर्म, अब देखो ये मेन प्रॉब्लम क्या है ना, जॉक्स आता था। नहीं समझा? मैं बोल रहा हूँ कि कितना भी बड़ा हीरो डॉन हो, लेकिन उसके हमेशा डोमिनेटिंग कौन रहता है? कितना भी। हाँ, इसका तात्पर्य यही है कि अभी से सब ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दो। मेरे से, मैं डेली मैं गुवाहाटी में पढ़ाता था, तो मैं ना ये सब बच्चों को ऐसे कुछ कुछ, तो मेरे साथ मतलब हमेशा जहाँ रेशियो लिखना पड़ता वहां मैं राशन लिख देता था हमेशा। तो बच्चे बोले सर आप हमेशा ऐसा करो, फिर मैंने उनको बताया कि मेरा, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ हूँ लेकिन पूरा समझ रहा है ना? अब कोई बातें नहीं होना चाहिए, अब ध्यान से इधर देखो। फॉर्मूला मास क्या होता है? सबसे पहले ये किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो उसके साथ साथ नेगेटिव चार्ज। अब उसके बाद देखो, जैसे NaCl है,
NaCl, तो Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस। तो इसका फॉर्मूला मास डिफाइन हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? आयनिक कंपाउंड। तो Na का कितना होता है बोलो, मास नंबर 23। और Cl का कितना होता है बेटा? 35.5। तो इसका कितना हो जाएगा? 58। 58.5। ये ग्राम बिल, मतलब बात वही है मोलर मास का ही, लेकिन जो फॉर्मूला मास होता है ये ओनली अप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल ये लिख लो, सेकेंड इज द MgCl2। ये आयनिक कंपाउंड है, Mg पे +2 होता है, Cl पे भी माइनस होता है। तो बोलो इसका मास नंबर, फॉर्मूला मास इसके लिए होगा कितना? Mg का 24 होता है, 24 प्लस Cl2 है, तो एक Cl का 35.5, तो दो के लिए 7। तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 और 7 9, 95। ये सारे टर्म्स क्या है? फॉर्मूला मास है। ये तुम्हारा 58 इज द फॉर्मूला मास, और ये 95 जो है ये भी क्या है? फॉर्मूला मास। डन बेटा। अब देखो ये सब बेसिक चीजें चल रही थी, अब हम अच्छा टॉपिक पे आ रहे हैं। तो हमारा जो अच्छा, जो सबसे बेस्ट टॉपिक है, दिस इज द डेंसिटी परसेंटेज कंपोजिशन EF/MM। बेसिकली क्या है कि मेन टॉपिक तुम्हारा एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन का। उसकी हेल्प से हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो। तो ये सब हमने बेसिक चीजें कर लिया। तो अब हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ, ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ EF, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बातें नहीं बेटा, कुछ बच्चे कंटिन्यू बातें कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ EF, एम्पेरिकल फॉर्मूला, MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मेन तुम्हारा है, मेन हेडिंग ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये पार्ट सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक टूल्स पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट पता रहेगा, फिर इसमें क्या कंटिन्यू बातें हो रही है बेटा उधर से। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीखने से पहले अपने को दो टर्म सीखना पड़ेगा। फर्स्ट इज द डेंसिटी, सेकंड इज द परसेंटेज कंपोजिशन। तो मेन हेडिंग ये है। अब इसको सीखने के लिए दो छोटे छोटे टर्म्स हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट हेडिंग इज द डेंसिटी इसका। अब इसमें पहला हेडिंग डालो, डेंसिटी। अरे बहुत बातें कर रही है। डेंसिटी फर्स्ट हेडिंग। डेंसिटी, इसको कैपिटल D बोलते हैं। तो बेटा देखो, डेंसिटी में आपको 3 फॉर्मूला मिलने वाला है। ये तीनों फॉर्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये मिक्स होगा इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना बातें कर रही हो बेटा।
डेंसिटी, तो डेंसिटी में थ्री टर्म्स होते हैं। पहला देखो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये हर किसी को पता है। डी इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी। ये तो तुम सुनते आ रहे होगे। डी इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी। तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर वन। तो एम इज द मास, वी इज द वॉल्यूम। ये पहला फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एम बाई वी। तो डेंसिटी में थ्री फॉर्मूले आप पढ़े हो। पहला हो गया डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला एम बाई वी। दूसरा डेंसिटी फाइंड करने के लिए एक डेरिवेशन होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है पी एम इक्वल टू डी आर टी। तो यहां से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम बाई आर टी। ये कैसे आया मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। तो ये फॉर्मूला नंबर वन हो गया डेंसिटी के लिए। सेकेंड, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। ये बेटा पीएम इक्वल टू डी आर टी होता है, डी इक्वल टू पीएम बाई आर टी। ये कैसे आया मैं आपको बता रहा हूं, डेरिवेशन की हेल्प से। ठीक है बेटा, तो सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, अभी लिखना बंद कर दो। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला जो है, ये आइडियल गैस इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये हर जगह आ जाता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो पीवी इक्वल टू एन आर टी हम लिख सकते हैं, बोलते रहो बेटा। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल, R इज द गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। अब बेटा देखो, तो यहां से N नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो, गिवन मास डिवाइडेड बाई, बोलो। तो गिवन मास को मैंने स्मॉल m लिख दिया और मोलर मास को हमने कैपिटल M लिख दिया, बोलो बेटा। तो यहां पे हमने n को सिंप्लीफाई कर लिया, n इक्वल टू मास स्मॉल m एंड दिस इज द मोलर मास। अब देखो इसकी हेल्प से हम डिफाइन कर देंगे, दिस इज द मास, दिस इज द मोलर मास। अब देखो बेटा इस इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं, तो यहां से तुम्हारा पी वी इक्वल टू एन की जगह ये वाला टर्म्स लिख दे, कोई दिक्कत। तो एन की जगह स्मॉल m बाई कैपिटल M, और ये क्या हो जाएगा, आर टी। अब बेटा देखो इस वाले कैपिटल M को इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, P कैपिटल M इक्वल टू M बाई वी आर टी। अब बेटा देखो ये M बाई वी किसके बराबर होता है, डेंसिटी। तो इस वाले टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, P कैपिटल M, M बाई वी को डी आर टी। अब यहां से D इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, पी एम बाई आर टी। तो डेंसिटी का एक और फॉर्मूला मिल गया, दिस इज द डी इक्वल टू पी एम बाई आर टी। तो ये हमने डेरिवेशन भी आपको सिखा दिया। एक बार फिर से डेरिवेशन करूंगा, पहले इसको लिख लो, एक बार लिख लो फिर से कर दो। डेरिवेशन देखो 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछते हैं स्कूल के एग्जाम। तो डेंसिटी का अब तक दो फॉर्मूला मिल चुका है, पहला डी इक्वल टू एम बाई वी, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सेकेंड मिला है विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन में डी इक्वल टू पी एम बाई आर टी। इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हर साल एक दो क्वेश्चन आना फिक्स है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीखना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये दोनों चीजें आएंगी तो आप बहुत इजीली सीख लोगे। तो मेन अपना टारगेट है इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखना। तो उसके लिए ये दो चीजें, डेंसिटी और परसेंटेज कंपोजिशन आएगा तभी कर पाओ। तो डेंस बस फार्मूला होना चाहिए अच्छे से याद। तो D इक्वल टू पहला फार्मूला हो गया m बाई वी, ये पहला फार्मूला मिल गया, D इक्वल टू m बाई वी। दूसरा फार्मूला ये मिल गया विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो एक बार डेरिवेशन को फिर से कर लें, चलो देखो मेरे साथ ही कर लो। तो क्या था, चलो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिया, तुम लोग बोलते रहो पीवी इक्वल टू, है ना। अब यहां पे हमने क्या किया, एन को क्या लिखा, मोलर मास,
मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमने इस इक्वेशन को यहां पे पुट कर दिया तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, एम बाई कैपिटल एम, और ये 8। अब इसको इधर ले गए तो P कैपिटल M इक्वल टू एम बाई वी 8। अब m बाई वी डेंसिटी के बराबर होता है, तो हमने क्या लिखा, P कैपिटल M इक्वल टू डी आर टी। तो D इक्वल टू क्या आ गया, पी एम बाई आर टी। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। इसमें सारे टर्म्स, P किसको बोलेंगे, प्रेशर, कैपिटल M इज द मोलर मास, ये लिख लो, जो P है दिस इज द प्रेशर, कैपिटल M आप बताओ, कैपिटल M मोलर मास है, स्मॉल m मास है, और स्मॉल m जो होता है दिस इज द मास। अब R तुमको पता है क्या होता है बोलो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर बता सकते हो। इसकी R की वैल्यू 3 होती है। पहला क्या होता है, अगर प्रेशर की वैल्यू एटीएम में रहेगा तो 0.0821, अगर प्रेशर की वैल्यू बार में रहेगा तो 0.0832, अगर प्रेशर की वैल्यू पास्कल में होगा तो 8.32। तो ये हो गया, M हो गया, R हो गया, T इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, केल्विन में अगर डिग्री सेल्सियस में दिया तो केल्विन में करने के लिए +273, तो ये केल्विन। तो ये बेटा दूसरा फॉर्मूला मिल गया डेंसिटी। अभी सारी बातें डेंसिटी के रिस्पेक्ट में चल रही है, तो डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला मिल गया, दिस इज द डी इक्वल टू पी एम बाई आर टी। अब उसके बाद तीसरा फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले तीनों याद करना है। नेक्स्ट इज द वेपर डेंसिटी, इसी का भाई होता है पॉइंट नंबर 3, वेपर डेंसिटी, वी डी इसको बोलते हैं। ये तीनों टर्म्स इंपेरिकल फॉर्मूले में मिक्स करेगा। थर्ड फॉर्मूला नंबर थर्ड ऑफ डेंसिटी, दिस इज द वेपर डेंसिटी। इसको शॉर्टकट में वी डी, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जो होता है वी डी इक्वल टू एम बाई टू, वी डी इक्वल टू एम बाई टू होता है। तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इनटू वी डी। ये रिलेशन पता होना चाहिए बेटा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू एम बाई टू, तो एम इक्वल टू इंटू वी डी। अब बेटा देखो इसमें क्या करेगा, इंपेरिकल फॉर्मूले में कैसे मिक्स करेगा, उसमें जरूरत पड़ेगी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करने के लिए वेपर डेंसिटी की वैल्यू देगा, तो इसको पहले मास में कन्वर्ट करके फिर आपको इक्वेशन पुट करना पड़ेगा। तो एक रिलेशन होता है वी डी इक्वल टू एम बाई टू, तो m इक्वल टू 2 इंटू वी डी, जो स्मॉल m दिस इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देयर आर थ्री फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, फर्स्ट d इक्वल टू एम बाई वी, सेकेंड इज d इक्वल टू पी एम बाई आर टी, और जो थर्ड है वी डी इक्वल टू एम बाई टू। तो देयर आर थ्री फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले इंपेरिकल और मॉलिकुलर में यूज होता है। अब मैंने क्या बोला था, एक तो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सेकेंड इज द परसेंटेज कंपोजिशन। उन दोनों को करा के फिर हम आ जाएंगे इंपेरिकल फॉर्मूले पे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज द परसेंटेज कंपोजिशन। ये तीनों फॉर्मूला याद हो गया डेंसिटी का। फर्स्ट d इक्वल टू m बाई, सेकेंड इज द d इक्वल टू पी एम बाई आर टी, सेकेंड वेपर डेंसिटी इक्वल टू m बाई टू, तो m इक्वल टू 2 इंटू वी डी। अब हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, फिर उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूले पे आएंगे। परसेंटेज कंपोजिशन, क्या फुल फॉर्म क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब बेटा ध्यान से देखो, परसेंटेज जैसे नॉर्मल तरीके से कैसे फाइंड करते, जैसे सपोज करो आपके अभी 10th का रिजल्ट है यार, तो कैसे फाइंड किए थे, मतलब टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो जितना पाते हो डिवाइडेड बाई जितना टोटल मार्क्स है इंटू 100।
फिर वो परसेंटेज पता चला। तो केमिस्ट्री में भी सेम परसेंटेज हम लोग फाइंड करते हैं, बस वो केमिकल सब्सटेंस के हिसाब से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन का, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट जिसका फाइंड करना है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, टोटल जो भी मास किसी भी सब्सटेंस का है, इनटू 100। तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू जिसका मास ऑफ सब्सटेंस जिसका फाइंड करना रहेगा उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब उनका कंपोजिशन का परसेंटेज, मतलब उसमें जो मिक्सिंग है। फॉर एग्जाम्पल CH4 है, तो इसमें किसका किसका, एक कार्बन का अलग से परसेंटेज फाइंड कर सकते हो, हाइड्रोजन का अलग से। CH4 में कार्बन का कितना परसेंटेज, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। टोटल मिला के कितना आना चाहिए, 100%। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 100। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं बेटा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट पेज पे चले बेटा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल, इन H2O मॉलिक्यूल। तो पहला क्वेश्चन है, मैं कर दूं या तुम खुद से करोगे, करोगे? चलो बहुत इजी है बेटा। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का कितना परसेंट है डिवाइड, और ऑक्सीजन का कितना। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलो बेटा देखो, बहुत इजी है। तो इसमें देयर आर टू पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन, देखो बेटा सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना, टोटल 18 है और उसमें हाइड्रोजन का कितना है, 2। तो 2/18 इंटू 100 कितना रहा, 11.11। तो ये देखो बेटा 11.11%। अब बेटा देखो, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 100% होता है। तो जिसमें दो ही मिक्सिंग है, एक हाइड्रोजन का दूसरा ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का अगर 11.11 आएगा तो दूसरे को ऑब्वियसली 100 माइनस 11.1। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से सॉल्व करो, कैलकुलेशन करके बताओ। तो कितना हो जाएगा बताओ। सेकेंड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बोलो। ऑक्सीजन का कितना है, 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 कितना आ रहा है, 88 ये परसेंट। बोलो बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया इसको, इसको इसी में ऐड करते हैं, लेकिन तुम लोग को पूरा लिखना है। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन
कार्बन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला कोई बता सकता है? हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल C2H5O। तो कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, खुद से करोगे बेटा। C2H5 है। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इन इथेनॉल। कैलकुलेशन आप दूसरे पेज पे करना बेटा। हो गया बेटा। कार्बन का कितना आ रहा है? वेरी गुड। हाइड्रोजन का है 12 पॉइंट का। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन बोलो, देखो पहले टोटल के कर लेते हैं। तो दिस 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, टोटल मोलर मास कितना आ रहा है? 46। वेरी गुड, 46। अब देखते हैं कार्बन का कितना है, 24। तो 24 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100 कितना आ गया बेटा? 52.17। बोलो सबका सेम है? कैलकुलेशन देखो खुद से करना पड़ेगा। सेकेंड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना परसेंट है? 5 1 6। तो 6/46 इंटू 100 कितना आ गया? 0.4%। अब देखो, दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों को सम करके 100 में माइनस कर लो, या तो अलग से ही फाइंड कर लेते हैं। थर्ड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन हो गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। तो 16 डिवाइडेड बाई 46 इंटू कितना आ गया? 37.8%। लिख लो बेटा। अब आ जाते हैं मेन जो टॉपिक है उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर। पहले डेफिनेशन लिखवा कर फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ईएफ एंड एमएफ। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ई एफ।
और इसको बोलते हैं एम एफ। चलो बेटा देखो, तो बेटा देखो कोई भी कंपाउंड होता है इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे कोई भी फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल H2O है, तो H2O अच्छा बताओ रियल फॉर्मूला है या फिर वो है, मतलब एक्चुअल है या फिर नॉट एक्चुअल है? एक्चुअल, वाटर का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर मैं बेंजीन की बात करूं, C6H6, सी, तो बेटा ये भी क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला। तो दो तरीके का फॉर्मूला होता है, एक रियल फॉर्मूला होता है जिसको एक्चुअल फॉर्मूला बोलते हैं, और एक जो होता है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, इट गिव्स एक्चुअल फॉर्मूला। पहले छोटा सा डेफिनेशन लिखो, इट गिव एक्चुअल फॉर्मूला। और ये वाला जो होता है, इट गिव सिंपलेस्ट फॉर्मूला। फिर बातें हो रही है, देखो मेन टॉपिक यही है, अगर इसको अच्छे से नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो दो तरीके का फॉर्मूला होता है, एक तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है और एक रियल फॉर्मूला, इसको एक्चुअल फॉर्मूला बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला की हेल्प से हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाते हैं। क्लियर है बच्चा? तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअल फॉर्मूला देता है, और ये क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला C6H6 है, ये किसका होता है, बेंजीन। अब उसके बाद तो बेंजीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बन CH हो जाएगा, बोलो CH। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, रियल फॉर्मूला। तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो रियल फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला बताता है, और EF इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बेटा मैं आपको बहुत सारे कंपाउंड बताऊंगा, MF मैं रियल फॉर्मूला लिखूंगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। लिख लिया? पहले इसको लिखो बढ़िया से। तो आपको MF मैं लिखूंगा, EF आपको लिखना पड़ेगा। चले नेक्स्ट पेज पे हम लोग। हो गया? तो नेक्स्ट, अब बेटा एक टेबल बनाइए, और यहां पे मैं MF लिखूंगा। अब आपको इसको EF में कन्वर्ट करना। तो MF का मतलब आपको पता है, तो पहला वही वाला C6H6, और ये कितना हो जाएगा, Cl। दूसरा आप करोगे P4O10, आप लिखते रहो, मैं फटाफट पूरा लिस्ट है मेरे पास लिख देता हूँ, खुद से कन्वर्ट करो। C6H12O6, अरे लिखता रहा, बातें नहीं कर। H2O है, फिफ्थ N2O4 है, फिर C10H22 है। ये इतने सिक्स है। सिक्स मैंने रियल फॉर्मूला लिखा है, इसको सिंपलेस्ट। हो गया बेटा? P4O10 है, C6H12O6 है, H2O है, N2O4 है, C10H22 है। सबको आपको सिंपलेस्ट में चेंज करना है। चलो बेटा अब साथ में कर लेते हैं, इसका बताइए क्या हो जाएगा। पहले सबसे पहले डिविजिबल बाई टू करते हैं, इसके लिए कितना हो जाएगा, तुम बोलो। P2O5, इसके लिए P2O5 हो।
अब ये डिवाइड नहीं हो सकता तो यहीं पे स्टॉप कर। अब ये वाला बताओ, सी, पहले देखो कैसे कैसे, सबसे पहले डिवाइड बाई टू करोगे तो कितना हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ये 3, तो फिर डिविजल बाई 3 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ रियल फॉर्म, सी, बोलो, एच, तो ओ, बोलो बेटा। अब इसी तरह H2O है, एच, ये क्या हो जाएगा, H2O, ये बताओ, NO2, ये बताइए C5H, C5H11, लिखते रहिए, अभी और भी दूंगा एक दो। चलो जिसका हो गया, अब ये वाला MF में दे रहा हूं, फटाफट आप ये यहां पे MF दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है H2O2 है, सेकेंड C2H4, C2H4O2 है, थर्ड जो है C6 है, 6 तो हो ही गया, लिख लिख ले, C6H12O6, फिफ्थ C2H2। इसको आपको एफ, ई एफ में कन्वर्ट कर, खुद से बेटा सीखो। अगर कोई एमएफ दिया, एक्चुअल फॉर्मूला दिया है, तो उसको सिंपलेस्ट में कैसे कन्वर्ट कर, लिख रहे हो बेटा, तुम बेटा कहाँ लिख रहे हो, हाँ, ये कहा, ये अभी वाला कहाँ लिख रहे हो, हो गया बेटा, सबका आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है। हो गया बेटा, चलिए देखिए, तो H2O2 है, सारे बच्चे बोलो HO, इसके लिए CHO, वेरी गुड, इस CH, CH2O, ये बताए। अब बेटा देखो, अब क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ स्टेप बताया, विद द हेल्प ऑफ स्टेप यू कैन फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो पहला हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखते हैं, फिर उसको कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये लिख लो बेटा, अच्छे से लिख लिया, हो गया। कैलकुल, सारे बच्चे हेडिंग डालो, मेन देखो इसी के लिए हम इतनी सारी स्टोरी पढ़ रहे थे। अब आपको मेन जो चीजें सिखाई जाएंगी और क्वेश्चन इसी पे आएगा, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट, वो सिखाने। तो कैलकुलेशन ऑफ ई एफ, एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ ई एफ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सारे बच्चे अब लिखना बंद करो, सारे बच्चे लिखना बंद करो, सब बोर्ड पे देखो। तो बेटा देखो, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड में जो बेस्ट मेथड होगा उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि स्कूल के लिए आपको कौन सा लिखना है, और अगर आपको नीट या जेई के लिए कौन सा लिखना है। क्लियर बच्चे? तो स्टार्ट करते हैं, तो कोई लिखेगा नहीं, सब लोग बस बोर्ड पे देखेंगे जब तक मैं एकदम अच्छे से समझा ना लूं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक मुझे बॉक्स बनाना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है, फिर उस बॉक्स में कुछ चीजें फिक्स है, कि सबसे पहले वाले कॉलम में एलिमेंट जो दिया रहेगा उसको लिखोगे, फिर उसका परसेंटेज दिया रहेगा वो लिखोगे, फिर उसका रिलेटिव लिखोगे, फिर सिंपलेस्ट लिखोगे, फिर होल सिंपलेस्ट लिखोगे। तो सबके लिए बॉक्स का जो है कंडीशन सेम है। तो चलो सबसे पहले बॉक्स कैसे भी लिखना नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स में कई सारे कॉलम। तो सबसे पहला कॉलम होगा कि जो भी आपको एलिमेंट देगा उसको लिखोगे, एलिमेंट के बाद आपको उसका परसेंटेज, परसेंटेज मतलब बोलेगा कि कार्बन है, उसका परसेंटेज 60%, जो भी परसेंटेज रहेगा वो,
ये दूसरे कॉलम में लिखना है। सबके लिए स्टैंडर्ड बॉक्स है, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो पहले वाले में क्या लिखना है, एलिमेंट, फिर उसके बाद क्या लिखना है, परसेंटेज, फिर उसके बाद नेक्स्ट में रिलेटिव, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो। ये बताऊंगा मैं कि किसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। फिर उसके बाद फोर्थ वाले में सिंपलेस्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा। और फिर उसके बाद होल सिंपलेस्ट। तो ये तो हो गया बॉक्स कैसे आपको बनाना है और क्या क्या बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले जो भी एलिमेंट दिया हुआ है वो लिखोगे, फिर उस एलिमेंट का परसेंटेज लिखोगे, फिर रिलेटिव लिखोगे, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, फिर होल सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है बच्चे? तो चलो, तो सबसे पहले आप क्या करो, इस बॉक्स को ऐसे बना लो, ऐसे बॉक्स को बनाओ, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या करना। और यहाँ पे जगह छोड़ना, यहीं पे क्वेश्चन लेके समझाऊंगा। हाँ बेटा, जगह तीन के लिए छोड़ना है, एक कार्बन के लिए छोड़ना है, ऑक्सीजन के लिए और क्लोरीन के लिए। बोलो, बॉक्स बनाना है, बॉक्स में क्या क्या लिखना है? सबसे पहले एलिमेंट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसका परसेंटेज, रिलेटिव, सिंपलेस्ट, होल सिंपलेस्ट। तो अपने पास थ्री एलिमेंट दिया हुआ है, बोलो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, एलिमेंट जो दिया रहेगा, सेकेंड इज द उसका परसेंटेज, थर्ड वाले में रिलेटिव, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट, फिर उसके बाद होल सिंपलेस्ट। बॉक्स बन गया बेटा? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कितने लोगों को आता है? कुछ बच्चों को आता भी होगा ये, आता है। लेकिन आपको दूसरा मेथड नहीं आता होगा ना इसको। हाँ। हर जगह स्कूल स्कूल में यही सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा, कोई अच्छी बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है। ये बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा, बिना बॉक्स का हो जाएगा। बोलो बेटा, तो सबसे पहला मेथड नंबर वन है ये। मेथड नंबर वन में अपने को एलिमेंट, परसेंटेज, रिलेटिव, सिंपलेस्ट, होल सिंपलेस्ट। आप उसके बाद देखो, लिख लिया? चलो लिख लिया तो तुम लोग क्या करोगे अब, बोर्ड पे देखो। ये मैं आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन, इसका दिया हुआ है, देखो इसका दिया हुआ है, तो जो दिया रहेगा वही लिख रहा हूं। 12.1 इसके लिए दिया हुआ है, और इसके लिए 16.2, और इसके लिए 71.7। चलो अब लिखना बंद करो सब। बेटा छापने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, इधर बस देखो। सारे बच्चे इधर देखो, समझने पे ज्यादा फोकस किया करो अपने दिमाग को। तो बेटा देखो, तो सबसे पहला क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन सा तुम बताओ? कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन। अब उसके बाद उसका परसेंटेज दिया हुआ है, इसका कितना परसेंट दिया हुआ है तुम लोग बोलते रहो, बोलते रहोगे। 12. ऑक्सीजन का कितना है और सीएल का कितना है? चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो, मतलब ये दोनों चीजें तो गिवन होगी। अब यहां से आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो रिलेटिव में क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिख, बस समझना है। तो जितना परसेंटेज गिवन होगा, परसेंटेज गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो ये हो गया इसके लिए। तो इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, कार्बन का 12.1 डिवाइडेड बाई कार्बन का 12, कितना आ गया? 0.1 इसके लिए। अब इसी तरह इसके लिए करते हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो 16.2 डिवाइडेड बाई 60, कितना आ गया? 0.1 के आसपास मान अप्रॉक्स में चलता है, कितना आ जाएगा? इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जीरो। तुम लोग क्या बोल रहा है भाई, ये वन कुछ भी तेरे को मैथ्स वैथ्स नहीं आता क्या? ये कितना हो जाएगा बोलो, 1.1 के आसपास। और ये कितना हो जाएगा, 1. ये कितना हो जाएगा बोलो, 1.0,
1 या 2 कुछ भी मान ले इसको भी। अरे अप्रॉक्स मानना है। डन, यहां तक समझ में आ गया। अब तीसरे वाले में ये कितना हो जाएगा, 71.7 डिवाइडेड बाई 35.5, ये कितना आ जाएगा बोलो, 2 पॉइंट कितना, 02 मान लेते हैं। चलो देखो इधर बेटा, इसको एक बार फिर से समझा रहा हूं तुमको इसको। अब जो भी बेटा देखो स्किप करोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं, इसको सीख के जाना है आज। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 3 एलिमेंट दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, क्लोरीन, फिर उसका परसेंटेज दिया हुआ है। अब इसका ईएफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, तुम लोग ये ऊपर लिख लेना है, इस रिलेटिव के लिए परसेंटेज जितना दिया हुआ है डिवाइडेड बाई, तो इसके लिए ये आ गया, तो ये हो गया 1.01। तो इसके लिए ये कितना आ जाएगा बोलो, 1.01। और ये कितना आ जाएगा बोलो, 2.02। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करते हैं देखो बेटा, मतलब जिसका फाइंड करना है डिवाइडेड बाई इसमें से जो सबसे छोटी संख्या, मतलब इसके लिए फाइंड करना है तो 1.01 डिवाइडेड बाई इसमें सबसे छोटा कौन सा है, वही है 1.01, तो ये कितना आ गया 1। वही सेम चीज है, इसका फाइंड करना है 1.01 डिवाइडेड बाई सबसे छोटी संख्या 1.01, तो इसके लिए भी कितना आ गया 1। अब इसके लिए देखो 2.02 डिवाइडेड बाई सबसे छोटी संख्या 1.01, तो कितना आ गया ये 2। अब देखो बेटा, इसकी जरूरत पड़ भी सकती है नहीं भी पड़ सकती, कब पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी, अगर ये कुछ भी डेसिमल में आ गया, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, सपोज करो इसका आंसर आ गया 1.5, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर यहीं पे तुम्हारा सिंपलेस्ट बन जा रहा है तो यहीं पे स्टॉप कर दोगे, यहाँ पे सिंपलेस्ट बन रहा है 112। अगर इन केस इसको सॉल्व करके 1.5 आता, तब यहां पे क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर 1 होता है, अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद फिर 2 पे जाओगे तो 2 पे इसका सिंपल 1.5 इंटू 2 तो 3 आ जाएगा, 3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तभी मेन पॉइंट क्या है कि अगर यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा है तो यहीं पे स्टॉप कर दोगे, अगर यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ रहा है तो होल सिंपलेस्ट में इंटू 2 करते हैं। क्लियर है, तो इसके लिए ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ई एफ इंपेरिकल फॉर्मूला, कार्बन का कितना आ रहा है बोलो, ई एफ, कार्बन एक बार है तो उसको एक बार लिख लो, बोलो ई एफ कितना, C1, फिर उसके बाद O1 Cl टू, इसको हम लोग क्या है COCl2। बोलो बेटा, अभी देखो पेशेंस रखना, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले ये एलिमेंट दिया हुआ उसका परसेंटेज, रिलेटिव में क्या करते हैं तुम बताओ, परसेंटेज जितना गिवन है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसमें क्या करते हैं, जिसका फाइंड करना है, नीचे हमेशा क्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या रहेगी तीनों में से। फिर उसके बाद यहां पे सॉल्व करोगे, अगर यहाँ पे सिंपलेस्ट आ रहा है तो यहीं पे स्टॉप कर दोगे, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, इंटू 2 कर दोगे। समझ में आया, चलो इसको लिखो अच्छे से लिखो। अभी इसमें दो दो मेथड बताऊंगा बेटा, आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको चीजों को अच्छे से, कम से कम 4-5 क्वेश्चन। जो डाउट है बेटा ऑन द स्पॉट इसको कवर कर लो, क्योंकि यही मेन है, इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर। इसी को पढ़ने के लिए हम कब बहुत सारा स्टोरी पढ़ रहे थे। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करना हो किसी को भी तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो पूछ ले कि सर परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, सर रिलेटिव कैसे फाइंड करते हैं, सर सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। ये बॉक्स को आपको फॉलो करना है। कुछ भी जो चीजें नहीं समझ में आई है उसको प्लीज आप पूछ लीजिए और उसको क्लियर करिए अभी। हाँ, सिंपलेस्ट कैसे आएगा, तो देखो बेटे रिलेटिव को देखते हैं, तो रिलेटिव के लिए कार्बन के लिए 1.01 आया है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद 1.01 डिवाइडेड बाई जो सबसे छोटी संख्या है तीनों में से, तो कहना 1.01, हमेशा जो छोटी वाली होगा सारे केसेस में नीचे होगा, तो उस तरह का सिंपल। और क्या पूछना है, और किसी को कोई भी डाउट हो बेटा, आपको घबराना नहीं है।
हो गया बेटा। देखो आपके मॉड्यूल में भी सेम आंसर आया है, COCl2, अपना भी आंसर आ गया COCl2। ठीक है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ, फिर उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। हो गया बेटा सारे बच्चों का? चलो, एक मैं क्वेश्चन थोड़ा इजी करके आपसे चेक करता हूं। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब यहाँ पे कुछ भी डेसिमल, देखो अप्रॉक्स में चलता है। एक चीज और सुन लो, अगर ये 1.2 आ गया तो 1 मान लेना। ये कब आगे बढ़ना है? अगर 1.4 से ज्यादा जा रहा है, अगर 1.3 भी आ रहा है तो उसको 1 मान लेना। अगर 1.4 आ रहा है फिर उसको 1.5 मान के इंटू वो कर लेंगे। ये अप्रॉक्स का आइडिया होता है। तभी क्वेश्चन करेंगे 5-6 अपने आप क्लियर। इसमें बहुत सारी चीजें अप्रॉक्स में चलती। एक क्वेश्चन और लिखिए तो। अभी देखो इसमें ना बेटा बहुत ही लेंदी टॉपिक, इसमें मैं डेंसिटी को मिक्स करके क्वेश्चन कराऊंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मिक्स करूंगा, तभी हम लोग बिल्कुल लेवल 1 प्रॉब्लम कर रहे हैं, सबसे बेसिक प्रॉब्लम। अब इसको मैं बहुत हाई लेवल तक ले जाऊंगा। लिख लिया आप लोगों ने? क्या हुआ? बोलो बेटा, पहले ये एक क्वेश्चन है, बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छे से सीख गए? चलो ठीक है। अब बेटा इसी क्वेश्चन को पहले मेथड नंबर 2 बता दूं, या फिर इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे के फिर मेथड? चलो ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का पूरा वर्डिंग लिखो, ऐसे लिखे बोलेगा आपसे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक क्वेश्चन लिखो खुद से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इक्वल टू 80%, कंटेनिंग कार्बन इक्वल टू 80%। फिर उसके बाद हाइड्रोजन इज इक्वल टू 20%। फाइंड फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। हो जाएगा बेटा, खुद से करोगे? हो जाएगा ना? वेरी गुड। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो आपको सेम चीज है, पहले बॉक्स बनाओ, फिर एलिमेंट लिखो, परसेंटेज लिखो। तो पहले बॉक्स में एलिमेंट हो गया, फिर दूसरे बॉक्स में उसका परसेंटेज हो गया, फिर उसके बाद रिलेटिव, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट, फिर उसके बाद होल सिंपलेस्ट। तो बेटा देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, एक तो कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन का दिया हुआ है 80% और इसका ऑब्वियसली 20%। बोलो बेटा, अब मैं चाहता हूं खुद से करो। ऑनेस्टी से बेटा अपने तरफ से करोगे ना तो सीखने की कोशिश करो, कभी भी ये नहीं कि मतलब बगल वाले की हेल्प से, या फिर ऑनेस्ट रहना अपने आप। CS3 इज राइट आंसर, वेरी गुड। देखो इसने कर लिया। और किसी का आया? 6 पॉइंट कितना रहा कार्बन का परसेंटेज? चलो देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 80 डिवाइडेड बाई कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 24 36 कितना रहा? 6.6। अब इसी तरह इसके लिए 20 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 20। नेक्स्ट स्टेप में 6.6 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट 6.6, तो ये कितना आ गया हुआ? ये 20 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट कितना रहे? 6 12 36 18, कितना रहे? 3.2। बोलो
3.2 3.3 कुछ भी मान लो, 3.02 मान लो, तो इसको अप्रॉक्स में कितना मानोगे? 3, ऑब्वियसली मैंने बोला था ना अप्रॉक्स। तो तुम्हारा फाइनल देखो, आगे बढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? अरे भाई कब होगा? जब वो 1.4 रहता तब। तो ये कितना आ जाएगा फॉर्मूला? सी के एक बार है, एच 3 बार है, सी एच 3। बोलो बेटा। एक और मेथड, चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाओ, आज इतना ही करते हैं ना। बोलो। तो आज हमने ईएफ कैसे, अभी देखो एक लेक्चर बस मैं इसी पे लूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो इसको डेंसिटी मिक्स करूंगा, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिक्स करूंगा, फिर उसके बाद क्लियर है बच्चे? चलो तो होमवर्क एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो होमवर्क आपका है बेटा, बोलो। नोटबुक नहीं चेक करूंगा, नहीं तो तुम लोग आना ही बंद कर देते हो, क्लास बंद। बोलो। पहला होमवर्क रहेगा, बोलो क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दूं या उधर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला दे दूं? रिवीजन कर लेना, कौन सा? एटॉमिक का या मोल का? देखो 5 तारीख के बाद तो अपन फिर से टॉपिक पे आएंगे, वो मैं सब कुछ कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा, 5 दिन में तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी 5 तारीख तक इसको कर लेते हैं ना। तो रिवीजन करना है, किसका करना है? मोल, अभी मोल का ही करो। मोल कौन? 5 तारीख के बाद बेटा एक ही क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे हम। चलो बेटा, तो आज का कौन कौन सा टॉपिक कवर किया एक बार रिवीजन, चलो इधर देखो अब सारे बच्चे, सारे बच्चे इधर देखो। टॉपिक आज का सबसे पहला टॉपिक क्या था बताओ? हाँ? बोलो। अवगाड्रोज लॉ। अवगाड्रोज लॉ क्या? अप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखवाया गया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल। ये किसने बोला था? बोलो। अवगाड्रोज लॉ। फिर इसके बाद सेकेंड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम विच रिप्रेजेंटेड इन, पहले इधर देखो सब, बस तुरंत बैक, ये सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो पहला बोलो, एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम विच इज रिप्रेजेंटेड इन एमयू और यू। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बताओ? द एटॉमिक मास विच रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द द सम ऑफ मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। फिर उसके बाद हमने डिफाइन किया था फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इज अप्लीकेबल ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसमें कैटायन और एनायन। चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था डेंसिटी। डेंसिटी के 3 फॉर्मूले मिले थे, कौन कौन सा बोलो? D इक्वल टू एम बाई वी, पी एम इक्वल टू डी आर टी। तो D इक्वल टू पी एम बाई वेपर डेंसिटी इक्वल टू एम बाई टू। तो ये तीनों फॉर्मूले किस में यूज होगा? ईएफ एंड एमएफ में। अभी मैं कराऊंगा, तो इसलिए ना फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए तभी हो पाएगा। फिर उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 100। फिर उसके बाद हमने ईएफ, तो ईएफ हमने स्टार्ट किया है, तो इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। वो टेबल में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? एलिमेंट। सेकेंड, फिर उसके बाद रिलेटिव। रिलेटिव कैसे फाइंड करते हैं? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। फिर उसके बाद हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट कैसे डिफाइन करते हो? सिंपलेस्ट के लिए बेटा जिसका फाइंड करना है डिवाइडेड बाय सबसे स्मॉलेस्ट जो इधर से आया हुआ है रिलेटिव से। अगर वहां पे सिंपल रेशियो आ रहा है तो ठीक है, वहीं पे स्टॉप कर दोगे। अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट होल सिंपलेस्ट में क्या करते हैं? इनटू 2 स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। ठीक है, ये सारी चीजें इसको अच्छे से कर लेना। होमवर्क में मोल कॉन्सेप्ट रिवीजन, और बाकी डाउट जैसे अभी तुमको जो भी जैसे लेक्चर में नहीं समझ में आया या फिर जो भी पढ़ना हो, तो तुरंत नीचे आके उसको पूरा उसी दिन सेम डे क्लियर किया करो। जब तक आप खुद से इनिशिएट करोगे तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलो फिर आज इतना ही करते हैं।